नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है नवंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 अध्यक्षता का लोगो और थीम और वेबसाइट लॉन्च कर दिया। कहा देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है और दिखाएंगे कैसे ये भारत की संस्कृति और सभ्यता को भी लोगों में दर्शाया गया है। पाकिस्तान और चाइना कैसे चिढ़े हुए हैं। दूसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान में इमरान खान और शहबाज की लड़ाई में आया पीएम मोदी का नाम। क्या पीएम मोदी ने कराया है इमरान खान पर हमला। तीसरी बड़ी अपडेट, ज़रूरत ज़्यादा है और कमाई कम, सस्ता तेल खरीदते रहेंगे। ये आपको बता दें, रूस में एस जयशंकर का भव्य स्वागत। अमेरिका और यूरोप को दिखाया जहां आईना, वहीं रूस को भी लगाई फटकार। कहा यूक्रेन और रूस तत्काल करे बातचीत के रास्ते पे लौटे दोनों देश। वहीं चौथी बड़ी अपडेट, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग तैयार। नए युग की शुरुआत, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग तैयार हो चुका है। इस बीच अगली अपडेट, डी कंपनी ने नेताओं और बिजनेसमैन को टारगेट करने के लिए बनाई स्पेशल यूनिट। हवाला के जरिए भेजा 13 करोड़ और हत्या कराने की तैयारी, वो हम आपको बताएंगे। और ट्रंप का ऐलान अगले हफ्ते, बड़ी घोषणा क्या। मध्यकालीन अमेरिका में होने वाले हैं चुनाव, वो हम आपको बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप है तैयार। वहीं खतरे में है इंसान, नरक की आग की तरह बढ़ रही दुनिया। क्लाइमेट चेंज पर यूएन ने जताई चिंता, नरक की आग की तरफ बढ़ रही है दुनिया। तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 अध्यक्षता का लोगो, थीम और वेबसाइट किया लॉन्च। पाकिस्तान को दिया करारा झटका, भारत की संस्कृति और सभ्यता की दिखेगी झलक। भगवा G20 हो जाएगा 2023 में भारत। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भारत की G20 होने वाली बैठक की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण कर दिया है। इसे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं भारत के G20 प्रेसिडेंसी के इतिहास अवसर पर देशवासियों को बधाई देता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम विश्व के प्रति भारत की करुणा का प्रतीक है। कमल विश्व को एक साथ लाने में भारत की सांस्कृतिक विरासत और विश्वास को चित्रित करता है। और उन्होंने कहा है कि दुनिया विनाशकारी कोविड-19 महामारी के बाद के प्रभाव से गुजर रही है। G20 लोगों का प्रतीक, आशा का प्रतिनिधित्व है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कमल खिलता ही रहता है। और कमल, अब आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जहां G20 आपको दिख रहा होगा एक भगवा और ग्रीन में, तो वहीं दूसरी तरफ कमल जो है, कमल भी पूरा एक दुनिया का जो है एक ग्लोब है और इस ग्लोब के नीचे मानो कमल पर रखा हुआ है ये दुनिया। तो कमल जो दर्शाता है वसुधैव कुटुंबकम की बात, वो कहीं ना कहीं इस लोगों में डिजाइन किया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। पीएम मोदी ने कहा कि G20 लोगो सिर्फ एक लोगो नहीं, बल्कि एक संदेश और एक भावना है जो हमारी रंगों में है। और ये एक संकल्प है जिसे हमारी सोच में शामिल किया गया है। कमल पर 7 पंखुड़ियाँ विश्व के 7 महाद्वीपों और संगीत के 7 तस्वीरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। G20 दुनिया को सद्भाव में लाएगा। इन लोगों में कमल का फूल भारत की पौराणिक विरासत, हमारी आस्था, हमारी बुद्धि का चित्रण भी कर रहा है। आपको बता दें 2023 में जो है वो ये बैठक होंगी और 2023 में बैठक से पहले ये ऐलान कर दिया गया और भारत इस बार अध्यक्षता करेगा। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है। पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा हुआ है। इमरान खान को किसने मरवाया। क्या इमरान खान को गोली प्रधानमंत्री मोदी ने मरवाया। आखिर पाकिस्तान में युद्ध के बीच क्यों आ गया मोदी का नाम। इमरान खान और शहबाज शरीफ के बीच छिड़ी है लड़ाई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI चीफ इमरान खान पर पंजाब प्रांत के वजीराबाद में हमले को लेकर राजनीतिक बयानबाजियों के बीच पीएम मोदी की एंट्री हो चुकी है। PTI नेता फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीराबाद की घटना को संज्ञान में नहीं लिया गया क्योंकि देश में कानून का थोड़ा भी शासन नहीं है। फवाद चौधरी ने आगे कहा है कि कुछ ताकतवर समूहों ने देश के राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था को बंधक बना रखा है। इसी वजह से जब भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान में किससे बात की जाए, तो कोई जवाब नहीं दिया जाता है।
प्रधानमंत्री मोदी भारत भी लगातार हमारे इन झगड़ों का जमकर फायदा ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, शायद दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो अपने देश को इतना ताकतवर बना दिया है। युद्ध हमारे देश में हो रहा है, फ़ायदा भारत को हो रहा है, तो लगातार भारत पर ही प्रवचन होता रहा फवाद चौधरी का। वैसे मंत्रिमंडल में जब सरकार थी फवाद चौधरी तो भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ जमकर जहर उगलता था, लेकिन अब सरकार और सत्ता जाने के बाद मोदी के कायल इमरान और इमरान का ये चूजा भी हो चुका है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, रूस में एस जयशंकर का ज़बरदस्त तरीके से स्वागत के बीच यूरोप और अमेरिका को दिखाया पुतिन ने। एस जयशंकर ने आईना, कहा सस्ता तेल खरीदते रहेंगे, ज़रूरत ज़्यादा है और कमाई कम है। यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर एक बार फिर से मॉस्को पहुंच चुके हैं। उन्होंने इस दौरान अपने रूसी समकक्ष सेर्गेई लावरोव से मुलाकात भी की है। आपको बता दें, अब उन्होंने एक बार फिर से यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि भारत पूरी मजबूती के साथ ये कहता है कि संवाद की ओर वापस लौटना चाहिए। एस जयशंकर ने द्विपक्षीय मीटिंग के दौरान कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों की बात है तो बीते कुछ सालों से कोरोना महामारी में गुजरे हैं। दुनिया भर के देशों पर वित्तीय दबाव पड़ा है और कारोबारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसलिए सबका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। अगर हम इसके बाद यूक्रेन युद्ध का भी असर दुनिया पर दिख रहा है, ऐसे में तत्काल बातचीत के रास्ते पर आना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द बातचीत हम उम्मीद करते हैं शुरू होगा रूस और यूक्रेन में। इतने नहीं, विदेश मंत्री ने आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे पे बोला। उन्होंने कहा कि जिसका असर विकास और समृद्धि पे पड़ा है, हमारी वार्ता दुनिया की सभी स्थितियों पे असर होगा। इसके अलावा क्षेत्रीय मसलों का भी हल हमारी बातचीत से निकलेगा। एस जयशंकर ने इस मौके पर रूस और भारत के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा है कि हर स्तर पर हमारे रिश्ते बेहद मजबूत हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में सितंबर में समरकंद में मुलाकात हुई थी। यही नहीं, इस दौरान एस जयशंकर ने रूस को याद दिलाया कि कैसे पश्चिमी देशों के विरोध के बाद भी दोनों देशों में तेल का कारोबार जारी रहा और तेल का कारोबार हम खरीदते रहेंगे। और यही कारण है कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम कई कारणों से एनर्जी मार्केट पर दबाव की स्थिति है, तेल खरीद तो जारी रहेगी क्योंकि भारत जो है वो भारत में भी कमाई कम है और ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए सस्ता तेल जो है वो हम खरीदते रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोप को भी दो टूक रहा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग को तैयार, नए युग की शुरुआत। दरअसल भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस 12 नवंबर से 16 नवंबर के बीच लॉन्च के लिए तैयार हो चुका है। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप एरोस्पेस ने मंगलवार को ये घोषणा कर दी है। दरअसल स्काई रूट एरोस्पेस का पहला मिशन, जिसका नाम प्रारंभ है, 3 लोगों को ले जाएगा। इसे श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा। दरअसल DRDO स्काई रूट एरोस्पेस के CEO और सह संस्थापक पवन कुमार चन्दा ने कहा है कि अधिकारियों ने 12 नवंबर से 16 नवंबर के बीच लॉन्च विंडो को नोटिफाई किया है। मौसम की स्थिति के आधार पर अंतिम तारीख तय की जाएगी। तो ये एक पहला प्राइवेट रॉकेट है। अभी तक अमूमन DRDO बनाता था, लेकिन ये जो है इस बार जो है वो स्काई रूट एरोस्पेस के CEO और सह संस्थापक हैं पवन कुमार चंदना। उन्होंने जो है वो इस बार नया एक तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो भारत में भी अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो अब भेजने लगा है, रॉकेट लॉन्चिंग करने लगा है। एक और अपडेट निकल के आई है, डी कंपनी ने नेताओं और बिजनेसमैन को टारगेट करने के लिए बनाया स्पेशल यूनिट। बड़ी खबर निकल के आई ना, ये कई जगहों पे छापेमारी के बाद खुलासा हुआ दाऊद इब्राहिम रच रहा है हत्या की साजिश, 13 करोड़ रुपए दिए हैं। दरअसल भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने डी कंपनी की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की गिरफ्तार आरोपियों को हवाला के जरिए भारी रकम भेजी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से यह दावा किया गया है। NIA ने यह भी दावा किया है कि गतिविधि लोगों में डर पैदा करने के लिए मुंबई और भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवादी हमले करने से संबंधित थी। जहां एजेंसी ने यह दावा पिछले सप्ताह मुंबई के एक विशेष अदालत के समक्ष आतंकवाद और डी कंपनी से संबंधित मामले में दाखिल आरोप पत्र में किया। NIA ने आरोप पत्र में यह भी दावा किया है कि डी कंपनी ने राजनेताओं और व्यापारियों सहित दूसरी हस्तियों पर हमला करने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई है। और NIA ने 5 को नामजद किया है। नामजद पूरी तरीके से आरिफ अबू बकर शेख, शब्बीर अबू बकर शेख, मोहम्मद सलीम कुरैशी, 3 को जो है वो अन्य लोगों की चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। चार्जशीट में इब्राहिम और उसके करीबी छोटा शकील को वांछित आरोपी बनाया गया है।
एक और अपडेट, अगले हफ्ते बड़ी घोषणा करूंगा। यूएस में मध्यावधि चुनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, यानी अमेरिका में मध्यावधि चुनाव। अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले सप्ताह एक बहुत बड़ी घोषणा करेंगे। मंगलवार को अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह ऐलान काफ़ी अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप 2024 में व्हाइट हाउस की दौड़ में कूद सकते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 2020 में अपनी हार को कभी स्वीकार नहीं किया, ने महीनों तक ये संकेत दिया था कि फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति की दौड़ में उतरने के लिए तैयार हैं। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव की पूर्व संध्या पर लोगों को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण कि इसे अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से भी अलग नहीं किया जाना चाहिए। तो एक तरीके से उन्होंने ये ऐलान कर दिया। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, खतरे में इंसान, नरक की आग की तरफ बढ़ रही दुनिया, क्लाइमेट चेंज पर यूएन चीफ ने जताई चिंता। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने मिस्र में महत्वपूर्ण COP27 महासम्मेलन के कहा है कि युद्ध की तुलना में जलवायु परिवर्तन 3 गुना अधिक विनाशकारी है। लोग जलवायु आपदाओं से ज़्यादा विस्थापित होते हैं, क्योंकि वैश्विक निकाय ने दुनिया के लिए शुरुआती चेतावनी दी थी। आधी मानवता खतरे में है। उन्होंने कहा है कि इस धरती को बचाने का वक्त यही है। अगर अब नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी को नरक की आग में धकेलने के लिए तैयार रहें। रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया को ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन से तबाही की तरफ ले जाने वाले देश में चाइना सबसे ऊपर है। चाइना 15 गीगाटन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के साथ अकेले भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ के 27 देशों से ज़्यादा उत्सर्जन करता है। अमेरिका दूसरे स्थान पर, जबकि भारत इस मामले में तीसरे स्थान पर है। एक और अपडेट, दुनिया को तबाह करने पर तुले चीन और पाकिस्तान मिलकर बना रहे कोरोना से भी ज़्यादा घातक खतरनाक वायरस। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती दुनिया भर में देशों में छिपी हुई नहीं है। चीन कई बार पाकिस्तान की आर्थिक मदद कर चुका है, वहीं पाकिस्तान भी चाइना के कार्य कारनामों का समर्थन करने से भी नहीं चूकता। दोनों की दोस्ती और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। दोनों मिलकर दुनिया को तबाह करने के लिए तुले हुए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर कोरोना वायरस से भी अधिक घातक बायो वेपन बना रहे हैं। दोनों ही देश रावलपिंडी के रिसर्च लैब में इस बायो वेपन को विकसित पार्टनरशिप में कर रहे हैं। न्यू एजेंसी NIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक जियोपॉलिटिक्स के हवाले से कहा गया कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस विशेष प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें, DTSO पाकिस्तानी सेना द्वारा चलाया जाता है। हालांकि पाकिस्तान ने साल 2020 में किसी विशेष परियोजना को अंजाम दिए जाने की खबरों का खंडन किया था। अगली एक और अपडेट, अगले हफ्ते 8 अरब हो जाएगी दुनिया की आबादी। भारत के लिए कैसे बजने वाली है खतरे की घंटी। दरअसल दुनिया भर की जनसंख्या में अगले हफ्ते बड़ा बदलाव आने वाला है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगले हफ्ते दुनिया की आबादी 8 अरब पहुंचने वाली है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग ने कहा है कि आने वाले दशकों में जनसंख्या में वृद्धि जारी रहेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2050 तक बढ़कर औसतन 77 वर्ष हो जाएगी। 15 नवंबर तक पृथ्वी और मनुष्यों की संख्या बढ़कर 8 अरब हो जाएगी, जो 1950 में 2.5 अरब की संख्या में 3 गुना अधिक है। वहीं भारत के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है, क्योंकि अनुमान जताया जा रहा है कि देश की जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी होगी और 2050 तक ये 1.7 बिलियन के पार जा सकती है। एक और अपडेट निकल के आई है, इमरान सबसे बड़े नौटंकीबाज। एक्टिंग में शाहरुख खान को भी छोड़ दिया पीछे, गोलीकांड पर बोले पाकिस्तान के नेता। जमीयत-उलमा-ए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI को लंबे मार्च को विफलता करार देते हुए इमरान खान को बड़ा नौटंकीबाज करार दे दिया। रहमान ने कहा कि हत्या की कोशिश कुछ और PTI द्वारा रचा गया नाटक है। एक्टिंग में तो इमरान खान ने शाहरुख खान और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब इमरान खान की FIR दर्ज कर ली गई है। PM, गृहमंत्री और अफसर के नाम जो है वो फिलहाल गायब हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ साथ सेना के जवान के साथ साथ कुछ गृहमंत्री के साथ अफसर का भी नाम था, उसको गायब होकर दिया गया है, FIR में नहीं है। एक और अपडेट निकल के आई है, चीन ने लड़ाकू विमानों का किया एयर शो। हथियारों के मार्केट में दबदबा बनाने की फिराक में है ड्रैगन। हथियारों के वैश्विक व्यापार में बड़ी भूमिका निभाने बोइंग और एयरबस के साथ प्रतिस्पर्धा करने के मकसद से चाइना मंगलवार से शुरू हुई हवाई शो में नवीनतम पीढ़ी के लड़ाकू जेट और विमान प्रदर्शित कर रहा।
वर्तमान में चाइना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है और एक विस्तारित घरेलू उद्योग द्वारा इसे रूस पर अपनी पूर्व निर्भरता कम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अलग अलग देशों में समर्थन मिलने के कारण चाइना अब ड्रोन, युद्धक विमानों और मिसाइल रक्षा प्रणालियों के साथ इसके प्रमुख शीत युद्ध के ज़मीनी हथियार और गोला बारूद बेचने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। दरअसल मंगलवार से शुरू हुए इस प्रदर्शन में सैन्य विमानों में J-20 स्टील्थ फाइटर और U-20 हवाई टैंकर शामिल हैं, यानी चाइना के सारे लड़ाकू विमान हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी के बर्थडे पे पहुंचे उनके आवास पीएम मोदी, राजनाथ समेत कई नेताओं ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने उनके आवास पहुंचे। कल उनका बर्थडे था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आडवाणी जी को जन्मदिन की बधाई दी आवास पहुंचे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी मंगलवार को 95 साल के हो चुके हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, यूक्रेन ने पूर्वी क्षेत्र में किया जबरदस्त पलटवार, 17 रूसी ठिकानों को बनाया निशाना। दरअसल आपको बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के एक ठिकाने पर भीषण हमला कर दिया, जहां 17 ठिकानों को एक साथ तबाह कर दिया है। अब एक साथ 17 ठिकानों को तबाह करने के बाद जो है वो बड़ी खबर निकल के आई है, जहां अब फिर से युद्ध की आशंका